हेलो कंपटीटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज है 8 जनवरी 2026। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम लोग देखते हैं कि क्या-क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तो उससे बढ़ने से पहले आपका स्वागत है हमारे आपका वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी एकेडमी पे। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है आपका बैप्स एकेडमी 24। ओके, तो आज बढ़ते हैं फर्स्ट मुद्दा पे। हम लोग क्या है हमारे लिए, तो क्या है, कह रहा है इसरो सेट टू लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ऑन Jan 12। ठीक है, 12 जनवरी को क्या है आपका, क्यों समाचार में आया है ये देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो इसरो है 12 जनवरी 2026 को PSLV C62 या अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1 के मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ठीक है, यह इसरो का 2026 का पहला होगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि आपको 24 दिसंबर 2025 को ही इन्होंने ब्लू बर्ड, आपका ब्लू बर्ड जो है सैटेलाइट वो लॉन्च किया था, जिसे मैंने पढ़ाया है, तो आप जाके पीछे देख सकते हैं। ठीक है, मिशन से जुड़ी प्रमुख जानकारी क्या क्या है, लॉन्च विवरण इसका देखते हैं। तो मिशन का नाम है क्या, PSLV 62 या आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1। ठीक है, US N1 याद रखिएगा ये मिशन का नाम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और लॉन्च कब होगा, 12 जनवरी 2026 को। और इसका जो लॉन्च व्हीकल होगा वो होगा क्या, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको PSLV बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका लॉन्च पैड आपका जो होगा फर्स्ट लॉन्च पैड है। ठीक है, स्थान क्या होगा, कहाँ से होगा, ये सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है आपका श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहां से होगा। तो सतीश धवन से होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, तो ये भी आप याद रखिएगा। अब ये क्या है आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन जो सैटेलाइट है N1 उपग्रह, क्या है ये, क्या करेगा ना, पृथ्वी का जो अवलोकन करेगा। इसमें इमेजिन मतलब आपका क्या करेगा, इमेज लेगा। ठीक है, इमेज मतलब आपका सैटेलाइट है। ठीक है, उपयोग क्या करेगा, ये किस लिए है बनाया जा रहा है, रणनीतिक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। देखिए क्या है ना कि रणनीतिक पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं जो मतलब आपका इसरो द्वारा मतलब मंत्रालय द्वारा बताया नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी और मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये मतलब ऐसे किया जाता है। ओके, क्या है, इसरो ने तकनीक विवरण सार्वजनिक नहीं किया है, जो इसके सुरक्षा और रणनीतिक महत्व को दर्शाता है, इस कि कितना ये महत्वपूर्ण है, इसलिए ये आपका सार्वजनिक विवरण नहीं दिया है इसका। तकनीक का भी जो विवरण सार्वजनिक नहीं किया है। समानता ऐसे मतलब जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उपग्रह का उपयोग कहाँ होता है, क्या करते हैं, सीमा निगरानी में करते हैं, आपका बॉर्डर सर्विलांस में, सैन्य सुरक्षा योजना में, आपदा प्रबंधन में, भू-स्थानिक खुफिया मतलब जियोस्पैटियल जो इंटेलिजेंस होता है ना, वहाँ भू-स्थानिक खुफिया में किया जाता है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा कहाँ ये उपयोग किया जाता है। हम लोग करते हैं ये है कि PSLV जो C62 है या EOS आपका N1, इसका महत्व क्या है ये हम लोग देखते हैं। तो क्या है महत्व, पहला हमारा क्या है, पहला कि मतलब 2026 का है ना, पहला इसरो लॉन्च है ये, सबसे बड़ी बात है। यह मिशन इसरो के लिए वर्ष 2026 का शुरुआत को दर्शाता है। ठीक है, PSLV में आई पिछली तकनीक जो समस्या के बाद यह अहम मिशन बनेगा। ठीक है, कैसे, 18 मई 2025 को PSLV 661 और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 मिशन जो विफल हो गया था, उसके कारण ये क्या होगा कि इस बार का जो होगा वो और अहम बन जाता है। ठीक है, कारण क्या था कि रॉकेट का तीसरा चरण जो था, थर्ड स्टेज था, उसमें टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम था, तो इसलिए वो हो गया था। इसलिए PSLV C62 मिशन ना PSLV की विश्वसनीयता का बहाल करने का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आपका थर्ड में क्या है, श्रीहरिकोटा से 150वां प्रक्षेपण होगा, ये याद रखिएगा, 150वां प्रक्षेपण होगा। ठीक है, आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, लॉन्च हो गया है, होगा। ओके, आपका शैक्षणिक संस्थानों जो है एकेडमी है द्वारा विकसित ये पेलोड्स भी लॉन्च किए जाएंगे। ये न्यूज जो है ना आपका, ये न्यू स्पेस जो है
इंडिया और प्राइवेट स्पेस सेक्टर को और एकेडमिक कोलैबोरेशन को बढ़ावा देगा। मतलब सहयोग को ये आपस में जो ये प्राइवेट स्पेस सेक्टर हो गया, न्यू स्पेस इंडिया हो गया, आपका एकेडमी हो गया, इनके सहयोग को ये और भी बढ़ावा देगा। 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के माध्यम से क्या किया था, जो मैं पीछे बता रहा था, अमेरिका के ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट जो लो अर्थ ऑर्बिट में किया गया, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और ये जो है ना आपका लॉन्च व्हीकल मार्क 3 गगनयान रॉकेट है, ठीक है। इसी से हमारा गगनयान जो है आपका के माध्यम से अमेरिका क्या है, आपका ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक जो आपका 2 है सैटेलाइट, उसको लो अर्थ में लॉन्च किया था, ठीक है। 24 दिसंबर आपको किया था, जो मैं पीछे बता रहा था, और मैं ये पढ़ा चुका हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं। यह भारत और अमेरिका का अंतरिक्ष सहयोग का एक महत्वपूर्ण मिशन है। मतलब ये मिशन जो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा, जो ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट है, किसके द्वारा किया गया है, तो भारत और अमेरिका। और ऐसे पूछेगा तो आपका इसरो और नासा, ठीक है, नासा। ओके, तो ये संयुक्त मिशन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या करेगा ब्लू वर्ल्ड, थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का मतलब संचार का, ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया है। अब विकसित किसके द्वारा है, मतलब ये AST स्पेस मोबाइल USA द्वारा, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसका, आपका डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट कम्युनिकेशन, यानी बिना मोबाइल टावर के सीधे मोबाइल फोन में सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ठीक है। बिना टावर के ही अब नेटवर्क, मतलब आपका इंटरनेट का जो है डिजिटलीकरण जो हुआ है, उसके लिए ये और इसमें मतलब बढ़ावा देगा। मुख्य विशेषता क्या है आपका, इसका डायरेक्ट टू सेल टेक्नोलॉजी आएगा। आपका सामान स्मार्टफ़ोन बिना किसी विशेष एंटीना के चलेगा, सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकता है। आपका नेटवर्क कवरेज होगा, दूर-दराज ग्रामीण आपका समुद्री और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में होगा, मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध होगा। मतलब जो होता है रिमोट सेंसिंग एरिया जो होता है ना, रिमोट सेंसिंग वहाँ पे भी ये क्या करेगा, आपका अच्छा नेटवर्क कवरेज करेगा, जिससे क्या होगा, सारे जगह पे मतलब आपका डिजिटलीकरण सही से होगा और लोगों के तक सेवाओं का भी पहुँच आसानी से होगा और स्वास्थ्य समस्याएँ जो है वो हमारा समाप्त होगा, ठीक है। उपयोग आपातकालीन संचार में, रक्षा और सुरक्षा में, डिजिटली कनेक्टिविटी में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो इसमें ये उपयोग हुआ। अब आपको मैं उस समय से आज से मेरा पर्पस था कि आपका थोड़ा-सा और इसका बेहतरीन बनाया जाए, ठीक है? तो पीएसएलवी उस समय से बोल रहे थे, क्या होता है पीएसएलवी, ठीक है? आज इ इस ये पीएसएलवी हो गया आपका, जीएसएलवी हो गया, एलवीएम-3 हो गया, ये है ना, इसके बारे में आज पूरे डिटेल जान लेते हैं, फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जो भी जो नए नल लर्नर जो आएँगे, वो इस मतलब जो 8 जनवरी वाले देख लेंगे, उनके कोई भी मुद्दा रहेगा ना, तो सिर्फ मैं पीएसएलवी बोलकर चला जाऊँगा और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, पीएसएलवी क्या होता है। तो उसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। तो पीएसएलवी क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। पीएसएलवी इसरो का मध्यम मतलब मीडियम मीडियम कैपेसिटी वाला प्रक्षेपण रॉकेट है, ठीक है? जिससे क्या है, रॉकेट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है? जिससे विशेष रूप से पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों को कहाँ भेजा जाता है? सन सिंक्रोनस और कहाँ भेजा जाता है? यहाँ पे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है, ठीक है? के लिए विकसित किया गया है। इसरो का इसे इसरो का क्या कहा जाता है ना, वर्क हॉर्स रॉकेट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, वर्क हॉर्स रॉकेट किसे कहा जाता है, तो आपका पीएसएलवी को कहा जाता है। इसमें मुख्य विशेषताएं क्या है, देखिए, पहला ये प्रक्षेपण 1993 में किया था और इसमें चरण जो होता है 4 स्टेज का होता है। आपका सॉलिड होता है, ठीक है। आपका सॉलिड ईंधन इसमें कैसा होता है, सॉलिड और तरल मिक्स्ड होता है, ठीक है। लेकिन इसका स्टेज जो रहता है आपका 4 स्टेज रहता है। मुख्य कक्षा क्या है, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में जाता है और लो अर्थ ऑर्बिट में इसे प्रक्षेपित किया जाता है। उपयोग किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, आपका रिमोट सेंसिंग जैसा हो गया, अर्थ और ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो अभी हमारा किया जा रहा है, ठीक है। स्मॉल और मीडियम सैटेलाइट को भेजा जाता है। विदेशी उपग्रहों का व्यावसायिक प्रक्षेपण भी किया जाता है, जैसे आपका अमेरिका का वाला का किया था, तो वो क्या है, व्यावसायिक प्रक्षेपण हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेकंड हम लोग चलते हैं कि जीएसएलवी क्या होता है। तो ये क्या होता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो आप ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और इसको ना आप इंग्लिश में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग याद करते चलिएगा, इतना तो आप लोग याद ही कर सकते हैं।
ठीक है। जीएसएलवी इसरो का ये भारी प्रक्षेपण था, वो क्या था मध्यम, जिसका उपयोग संचार उपग्रह में किया जाता था। उसका क्या कहाँ किया जाता था आपका? उसका क्या अ, अर्थ ऑब्जर्वेटिव में किया जाता था, ठीक है? मतलब पृथ्वी अवलोकन में। और इसका क्या है कि आपका संचार उपग्रहों का जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में किया जाता है, ठीक है? जीटीओ में किया जाता है। अब ये मुख्य विषय था, पहला इसका क्या था 2001 में किया है, और वो कब किया था 1993 में पीएसएलवी, ठीक है? तो ये आप इससे भी कंपैरिजन करते चलिएगा। इसमें चरण कितना है 3 है, और उसमें कितना था 4 था। विशेष स्वदेशी ये इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा कि इसमें विशेषता क्या है, इसमें क्रायोजेनिक इंजन लगाया गया है। आपको यहाँ पे क्या है ना कि इसका जो मुख्य कक्षा होता है ना, आपका मुख्य कक्षा जो होता है, ये कहाँ होता है आपका? आपका कहाँ होता है? 1 मिनट आपका, ये क्या बता रहा है आपका? जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, ठीक है? ये क्या होता है? जियो ट्रांसफर और ऑर्बिट में होता है, ठीक है? ओके, तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे क्या है हमारा? 1 मिनट, आगे क्या है कि इसकी मुख्य कक्षा कहाँ पे? जियोस्टेनिस ट्रांसफर ऑर्बिट है, ओके? अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ के क्या देखते हैं आपका कि उपयोग इसका कहाँ-कहाँ होता है? तो उपयोग जो हमारा होता है आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट में होता है, मौसम उपग्रह में होता है, नेविगेशन उपग्रह में होता है। और उसका जो था आपका उपयोग उपयोग जो कहाँ था आपका रिमोट सेंसिंग जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन में स्मॉल एंड मीडियम विदेशी उपग्रहों को लॉन्च करने में ये इसका क्या था? उपयोग था, ओके? तो ये आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको जो थोड़ा-सा था ना कहाँ पे 1 मिनट आपको ये है क्रायोजेनिक इंजन जो आपको बता रहे थे। ये क्या होता है ना, एक अत्यंत कुशल रॉकेट इंजन होता है, जो तरल मतलब जो हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन और मतलब तरल हाइड्रोजन, ठीक है? आपका लिक्विड वाला है हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जैसे मतलब जो होता है ना आपका मतलब लिक्विड गैस का उपयोग करता है और जिन्हें अत्यंत मतलब कम तापमान पर क्या होता है, जैसे लगभग आपका माइनस 253 डिग्री सेल्सियस और या आपका माइनस 183 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है। ये इंजन जो होता है ना, अंतरिक्ष प्रक्षेपण यानों के लिए क्या होता है, विशेष रूप से ऊपरी चरण के लिए उत्कृष्ट शक्ति प्रदान करता है। लेकिन इसका क्या है जो जटिल शीतलन होता है, संचालन प्रणालियों की आवश्यकता होती है और इसी कारण ये क्या होता है, प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा ये उपयोग किए जाने वाले ये उच्च मतलब इंजन उच्च विशिष्ट आवेग प्रदान करते हैं। जो उन्हें क्या बोलता है आपका गहरे अंतरिक्ष मिशनों और भारी पेलोड के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। अब भारत का मतलब जो है ना इसरो मतलब उन कुछ देश में ये में से एक है जिन्होंने ये विकसित किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। इसमें क्या होता है हाइड्रोजन आपका और ऑक्सीजन आपका क्या होता है लिक्विड गैस के रूप में उपयोग किया जाता है, जो बहुत ही कम तापमान पर लगभग -253 डिग्री सेल्सियस और -183 डिग्री सेल्सियस। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, यही समझाना था आपको। आगे बढ़ते हैं, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 क्या होता है आपका? ये इसके बारे में भी जानते हैं। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो होता है ना, जिसे पहले जीएसएलवी मार्क 3 कहा जाता है, जो अभी हम लोग पढ़े थे जियोसिंक्रोनस वाले हैं, पढ़े थे। कहा जाता है कि कहा जाता था, इसरो का सबसे शक्तिशाली ये सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है। इसे विशेष रूप से भारी उपग्रहों और मानव अंतरिक्ष उड़ान जैसे गगन मिशन में के लिए विकसित किया गया है, ठीक है? अब इसमें क्या है आपका कि इसका विशेषता थोड़ा-सा जान लेते हैं। तो ये लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है। पूर्व में इसका नाम क्या था? जीएसएलवी मार्क 3 अब हो गया एलवीएम 3। इसरो द्वारा विकसित किया गया, ये भी याद रखिएगा। ये हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल करेगा और स्टेज इसमें भी 3 रहता है। ऊँचाई लगभग 43.5 मीटर तक इसकी तकनीकी संरचना क्या है, ये भी हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं। पहला चरण जो है इसका आपका एलवीएम 3 क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गगन मिशन भी इसी से आपका होने वाला है। पहला चरण में है जो आपका कि 2 ठोस बूस्टर लगे रहेंगे, एस-200 प्रत्येक में 200 टन ठोस ईंधन रहेगा, प्रारंभिक अत्यधिक थ्रस्ट प्रदान करेगा। अब सेकंड चरण में क्या होगा आपका, इसमें तरल ईंधन रहेगा। पहला में ठोस और पहला में क्या है आपका ठोस ईंधन रहेगा, ठीक है? सेकंड में क्या आपका रहेगा लिक्विड वाला रहेगा और तीसरा में क्या क्या रहेगा आपका देखिए क्रायोजेनिक चरण रहेगा। इसमें क्या है क्रायोजेनिक में क्या है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रहता है आपका क्या रहता है लिक्विड गैस में रहता है, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा क्रायोजेनिक चरण है तीसरा जो इंजन देखिए सीईटी
20 जो स्वदेशी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड आपका ऑक्सीजन रहता है, इसीलिए तीसरा क्रायोजेनिक चरण में, तो आप ये याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा इसका एमसीक्यू देखते हैं। एमसीक्यू है कि एलवीएम-3 का मुख्य उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो आपका मानव अंतरिक्ष उड़ान और भारी उपग्रह के लिए। एलवीएम-3 का प्रथम चरण संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आपका कौन सा सही है आपका? इसमें क्या है कि प्रथम चरण में क्या है ना, 2 ठोस बूस्टर लगे होते हैं, तो ये आपका क्या सही हो गया? आपका बी हो गया। तो ऐसे करके आपको एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है। अगला हमारा जो मुद्दा है, क्या है? इंडियाज़ प्रोग्रेस ऑन इट्स क्लाइमेट टारगेट। टारगेट मतलब क्या है कि पेरिस जो ये जो अरावली का अभी जो मुद्दा आ रहा है ना हाल ही में, तो उसी के कारण जो है इस पर बहस छिड़ा है। इसी बीच आकलन किया गया कि पेरिस समझौता के तहत भारत द्वारा किए गए जलवायु में वादे में वास्तव में कितना पूरा हुआ है, ये देखना है। ठीक है? इसी पे चर्चा है, तो हम लोग को पढ़ना है थोड़ा-सा पेरिस समझौता के बारे में थोड़ा-सा कि ये क्या था कि इसमें क्या प्रतिबद्धताएँ था, वो हम लोग थोड़ा-सा जान लेते हैं। भारत ने क्या किया था ना, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सीवीडीआर कहा जाता है, के सिद्धांत पर क्या है, आधारित 4 मापनीय लक्ष्य तय किया था भारत ने। क्या किया था पहला कि उत्सर्जन तीव्रता मतलब जो इमिशन जो इंटेंसिटी है ना, उसको 2005 के तुलना में स्तर से लेवल से 2030 तक क्या करना है, 33 से 35% आपका कम करना था, ठीक है? 33 से 35% कम करना था क्या? आपका उत्सर्जन, ठीक है? आपका उत्सर्जन तीव्रता और एक दूसरा क्या-क्या कहा था कि आपका गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता क्या करेंगे हम लोग, बिजली क्षमता का 40% गैर जीवाश्म स्रोतों से मतलब अब लक्ष्य बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, अभी तो 50% कर दिया गया है, लेकिन पहले क्या था 40% था, ठीक है? कि हम लोग फॉसिल फ्यूल से नहीं मतलब जीवाश्मों से नहीं, आप गैर जीवाश्म ऊर्जा से उपयोग। थर्ड में क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य क्या रखा था कि 175 गीगावाट जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा 2022 तक हम लोग उत्पादन करेंगे। और फोर्थ में क्या क्या था कि कार्बन सिंक जो होता है आपका आपका फॉरेस्ट कार्बन सिंक जो है ना, वो कहाँ तक करेंगे आपको 2.5 से आपका 3 अरब टन तक CO2 को अतिरिक्त क्या होगा हमारा आपका अवशोषण करेंगे। तो ये हमारा क्या था आपका टारगेट था। कब ये हम लोग टारगेट लिए थे आपका 2015 में पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है? और ये कार्बन सिंक वाला जो मुद्दा है ना आपको, मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो प्लीज़ जाके आप मेरे पिछले जो है ना, वो भी आप देख सकते हैं जाके हमारे क्लास द हिंदू का, तो उसमें अच्छे से बताया हुआ है। अब क्या है कि यहाँ पे क्या-क्या सफलता पाया है, ये ज़रा देख लेते हैं। उत्सर्जन तीव्रता सफलता लेकिन अधूरी है। क्या कह रहा है भाई? प्रगति क्या 2050 के आधार वर्ष पे 2020 तक ही 36% कम कर दिया। जो हमारा टारगेट था 2035 तक सॉरी कब तक था? 2035 तक था ना? ये 2000 आपका अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट कहाँ गया भैया आप? हाँ, 2030 तक था, ठीक है? 2030 तक हमारा था जो कहाँ हम लोग अचीव कर लिए? 2020 में ही अचीव कर लिए 36% 1% अधिक ही कर लिए। वहाँ पे क्या था 33 से 35% था और हम लोग किए कितना 36% किए, ओके? तो यानी भारत ने भारत ने 33% से 35% लक्ष्य 2030 से पहले ही हासिल कर लिया। कारण क्या हुआ? इसमें कारण गैर जीवाश्म ऊर्जा में तेज वृद्धि आई, ठीक है? तेज़ी से वृद्धि आई, अर्थव्यवस्था का झुकाव सेवाओं एवं डिजिटल सेक्टर की ओर गया, तो इसलिए क्या हुआ? आपका ये कारण बना और ये क्या पैट योजना जो चला था हमारा उजाला जो लीड एलईडी जो चला था, उसके कार्यक्रम जैसी ऊर्जा भी दस्ता पहल में मतलब बढ़ाया, ठीक है? समस्या क्या है? इन इनकम्प्लीट डिकप्लिंग, ठीक है? क्या है ये? देखते हैं हम लोग। क्या है कि ना कि जीडीपी बढ़ा, ठीक है? पर कुल उत्सर्जन नहीं घटा है। जीडीपी तो बढ़ा है, लेकिन कुल उत्सर्जन नहीं घटा है। 2020 में जो भारत का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन जो था, आपका कितना था? 2900 मीट्रिक टन आपका CO2 इमिशन था। सीमेंट, स्टील, परिवहन क्षेत्र में उत्सर्जन लगातार ही बढ़ रहा है। तो निष्कर्ष क्या हुआ कि इंटेंसिटी तो घट रही है, लेकिन एब्सोल्यूट इमिशन भी क्या है? अभी भी ऊँचा है। मतलब समझे? तीव्रता घट गया मतलब जितना हम लोग तीव्र कर रहे थे मतलब जितना तेजी से कर रहे थे वो तो घटा है लेकिन जो उत्सर्जन है ना उत्सर्जन अभी घटा नहीं है वो उत्सर्जन अभी भी हो रहा है लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा है ठीक है तो ये हमारा क्या हुआ आपका
इससे पता चला। अब हमारा क्या है, सेकंड में हमारा क्या है कि आपका रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी क्या हुआ, बनाम जनरेशन गैप आ गया। क्या? क्षमता में बड़ी छलांग है, ठीक है? क्षमता में बड़ी छलांग है। गैर जीवाश्म क्षमता क्या है, 2015 में क्या था, 29.5% था, लेकिन जून 2025 में क्या हो गया, यही 51%, जो लक्ष्य हासिल कर गया, जो हमारा 50% का ही था। क्या हुआ कि सौर ऊर्जा से आपका सौर ऊर्जा में क्या था, 2014 में 2.8 गीगावाट था, लेकिन 2025 में ये सीधे कितना हो गया, 110 गीगावाट हो गया। देखिए, लेकिन क्या हुआ, तब भी इसमें क्या है, कमियां जो दिखा रहा है आपका, कि उत्पादन में कमी अभी भी रहा है। क्यों? 2024-25 में क्या है, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है 22% ही रहा है, और कोल आधारित जो रहा है ना आपका, कहाँ है, 70% रहा है। उत्पादन में कमी रहा है। क्यों? 22% जो है सिर्फ मान लिया कि आपका आपका नवीकरणीय ऊर्जा से हो रहा है आपका, लेकिन कोल आधारित जो बिजली उत्पादन हो रहा है ना, वो अभी भी 70% प्लस हो रहा है, ठीक है? इसका पीछे कारण क्या है? कारण जो बता रहा है यहाँ पे, रिन्यूएबल की इंटरमिटेंसी, ठीक है? इंटरमिटेंसी, एनर्जी स्टोरेज की भारी कमी है हमारे पास, ठीक है? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है कि जिसको हम एनर्जी को स्टोर करके रख सकें, तो ये हमारे लिए कमियां बता रहा है। और 2029-30 की जरूरत जो है, 336 गीगावाट, वो भी हमारा कहीं ना कहीं इस पे ये कारण बन रहा है कि जल्दी जल्दी उत्पादन करें, ठीक है? और हमारा 2025 तक उपलब्ध केवल 500 ही आपका मेगावाट, मतलब आपका मेगावाट, मतलब हमारे पास उपलब्ध है, क्या आपका, नवीकरणीय ऊर्जा। तो ये आप याद रखिएगा। कोल अभी भी वैसे वेस लोड बैकबोन बना हुआ, मतलब रीढ़ बना हुआ है, ठीक है? इसका रीढ़ बना हुआ है, किसका, आपका ऊर्जा का, ठीक है? जो लगभग 253 गीगावाट, मतलब आपका उत्पादन, मतलब बिजली का उत्पादन कोल से ही होता है। थर्ड क्या है हमारा, कैसे है बना हुआ, फॉरेस्ट कन्वेंसिंग कागज पर ही सफल है, ये भी बता रहा है। देखिए, चारों में चार क्या क्या है आंकड़ा, वो तो आप देख रहे होंगे, ठीक है? आधिकारिक आंकड़े क्या है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 बता रहा है कि कुल कार्बन स्टॉक लगभग 30 मतलब ये 31 बिलियन टन, मतलब किया है कार्बन स्टॉक। और क्या है कि 2005 से अतिरिक्त जो है 2.29 बिलियन टन, मतलब हुआ है, 2005 से अतिरिक्त, मतलब हुआ है, इतना आपका कार्बन स्टॉक हुआ है। अब क्या है कि 2030 का जो लक्ष्य था, लक्ष्य से बस 0.2 बिलियन ही हम लोग दूर रहे हैं। गंभीर चिंताएं क्या है इसमें? गंभीर चिंताएं हैं जो हमारा, कि फॉरेस्ट कवर की परिभाषा में आपका इक्विलिप्टस प्लांटेशन, ये जो आपका यूकेलिप्टस जो प्लांटेशन है ना, ये आपका क्या है, ये इसमें मतलब इसकी परिभाषा में भी दिक्कत है, ठीक है? चाय, आम के बागान है, सड़क किनारे पेड़ भी शामिल होते हैं, तो ये सब का जो है ना, कि परिभाषा में फॉरेस्ट कवर किसको किया जाए, ये भी इसका डेफिनेशन में दिक्कत है, ठीक है? आगे है आपका कि प्लांटेशन इज इक्वल टू नॉट, मतलब नेचुरल फॉरेस्ट, ठीक है? ओके। तो ये नीतिगत समस्या भी इसमें है, क्या क्या है, जो कैंपा फंड है, उसमें आपका 95,000 रुपया करोड़ जमा है, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। कई राज्यों में कम उपयोग हो रहा है, जैसे दिल्ली केवल 30% ही कर रहा है। ग्रीन इंडिया मिशन जो है 2025 का रिवाइज किया गया है, ठीक है? प्लांटेशन ही को ही मतलब रीजनरेशन मान लिया गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें नीतिगत समस्या बता रहा है, ठीक है? हमारा जो चौथा है क्या है आपका, कि जलवायु परिवर्तन का दबाव क्या है। तो वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट में क्या है ना, तापमान वृद्धि हो रहा है, जल तनाव हो रहा है। वास्तविक जो कार्बन एब्जॉर्प्शन पर असर क्या है, ये डाल रहा है। ये क्या दिखा रहा है आपका, ये क्या दिखा रहा है ना, कि आपका मतलब गेयरिंग दिखा रहा है, ठीक है? कि मतलब इकोलॉजिकल हेल्थ कमजोर है। और ये मतलब इसका समाधान क्या होना चाहिए, तो हमारा समाधान पहला ये देना पड़ेगा कि अगर चुनौतियां हैं तो समाधान है कोल्ड ट्रांजिशन, जो रोड मैप तैयार करना चाहिए, जो चरणबद्ध कोल फेज डाउन का मतलब आपका रिटायरमेंट ऑफ ओल्ड इनफिशिएंट प्लांट्स जो है, उसको रिटायर, मतलब उसको सेवानिवृत्त कर देना चाहिए, और जस्ट ट्रांजिशन नीति अपनाना चाहिए, जैसे कोयला आधारित क्षेत्रों में स्किल और जॉब्स, और सामाजिक जो है आपका क्या है, सामाजिक सुरक्षा का भी आपका ध्यान देना पड़ेगा। नई क्षमता जोड़ने से पहले रिन्यूएबल और स्टोरेज को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
हमारा सेकंड क्या है अपना सेकंड क्या है आपका क्या समाधान दे सकते हैं आप कि रिन्यूएबल जनरेशन स्टोरेज गैप को भरने की आवश्यकता है, जैसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, आपका पंप्ड हाइड्रोजन स्टोरेज का विस्तार करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम ऑफ डे टैरिफ्स आपका सर्विस मार्केट से जो है ना स्टोरेज को आर्थिक रूप से व्यवहार में बनाना व्यवहार आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने की आवश्यकता है, ठीक है। ग्रिड स्केल स्टोरेज के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की भी आवश्यकता है। थर्ड क्या है हमारा ग्रिड और ट्रांसमिशन सुधार की आवश्यकता है, जैसे क्या है ग्रीन एनर्जी आपका कॉरिडोर का तेज क्रियान्वयन होना चाहिए, स्टेट लेवल ग्रिड आपका बोटल नेक्स हटाने की आवश्यकता है, जैसे इंटर स्टेट जो ट्रांसमिशन चार्ज जो लगता है ना वो उसका रेशनलाइज करने की आवश्यकता है। आपका फॉरेस्ट फोरकास्टिंग एंड बैलेंसिंग के लिए एआई स्मार्ट ग्रिड्स का उपयोग करने की आवश्यकता है। फोर्थ क्या है हमारा कि इंडस्ट्रियल का डिकार्बोनाइजेशन होना चाहिए, जैसे स्टील हो गया, सीमेंट में ग्रीन हाइड्रोजन, आपका मटेरियल एफिशिएंसी सीसीयूएस, आपका कार्बन प्राइसिंग और ईटीएस पायलट से उद्योगों को संकेतों मतलब निकालना की आवश्यकता है। पैट का स्कीम का विस्तार और सख्त उसका लक्ष्य को अपनाने की आवश्यकता है। और फिफ्थ में हम लोग क्या सुधार में दे सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी सुधार करना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल अपनाना पड़ेगा, आपका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा, रेल इलेक्ट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, मॉडल शिफ्ट होना पड़ेगा, ओके। बायोफ्यूल जैसे ई20 हो गया, सैफ हो गया, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ये सब क्या है आपका करने की ट्रांसपोर्टेशन में भी सेक्टर में भी ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी सुधार की आवश्यकता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सिक्स्थ हम लोग क्या दे सकते हैं, फॉरेस्ट गवर्नेंस में गुणवत्ता पर जोर देने की आवश्यकता है, जैसे प्लांटेशन जो है नॉट इक्वल टू नेचुरल फॉरेस्ट है, उसको क्या मतलब बनाना पड़ेगा कि नेटिव स्पीसीज जो है बायोडाइवर्सिटी रिच जो रीजनरेशन की करने की आवश्यकता है, और कैंपा फंड को जो है ना तेज और पारदर्शी उपयोग के लिए अपनाने की आवश्यकता है। आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग भी जरूरी है, जैसे कार्बन हो गया, बायोडाइवर्सिटी हो गया, वाटर हो गया, ये सब क्या है आउटकम बेस्ड मतलब कौन कितना अच्छा कर रहा है, तो उस पर ये निगरानी करनी है। डाटा ट्रांसपेरेंसी भी करना चाहिए, ठीक है। कैपेसिटी बनाम जनरेशन का स्पष्ट रूप से सार्वजनिक डेटा देना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए इसका, ओके। तो ये है सेक्टर वाइज, है क्या रीजन वाइज भी आप मेजरमेंट रिपोर्टिंग और वेरिफिकेशन कर सकते हैं, एमबीआर का मतलब वही होता है, ठीक है। अगला जो हमारा है क्लाइमेट फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी, क्या होता है ग्लोबल मंच पर क्लाइमेट फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मजबूत मांग को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे ब्लेंडेड फाइनेंस हो गया, ग्रीन बॉन्ड्स हो गया, एमडीबी सपोर्ट हो गया, तो ये सब करने की भी आवश्यकता है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन की भी आवश्यकता है, आपका सेंटर स्टेट समन्वय करना चाहिए, जैसे लैंड ग्रिड और परमिट्स में जो है ना देरी होता है ना उसको भी समाधान करने की आवश्यकता है, और सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर आपका नवीकरणीय ऊर्जा के लिए आपका सिंगल विंडो की लाने की आवश्यकता है, ठीक है। आपका अगला जो हमारा है आज का मुद्दा क्या है, नेट ग्रिड द सर्च इंजन ऑफ डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है। क्या है इसका कि नेट ग्रिड है ना, इस चर्चा में क्यों है, नेट ग्रिड को 26/11 के बाद जो सुरक्षा आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन क्या हुआ 2025 में इसका क्या हुआ तक इसका विस्तार इसे डिजिटल अधिनायकवाद, जिसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है, का औजार बनता दिख रहा है, जहां निगरानी, डेटा एकीकरण, एल्गोरिदम अनुमान, लोकतांत्रिक जवाबदेही से आगे निकल जाते हैं। पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि ये अधिनायकवाद या ऑथोरिटेरियनिज्म क्या होता है, ये पहले हम लोग जानते हैं। क्या होता है ना कि वैसे शासन प्रणाली होता है जिसमें क्या होता है राज्य तकनीकी उपकरणों और डेटा का उपयोग मतलब सॉरी जिसमें क्या होता है सत्ता क्या होता है आपका केंद्रित होता है, ठीक है। मतलब केंद्र में सत्ता जो भी है आपका पावर केंद्र में रहता है। नागरिक का स्वतंत्रता जो होता है आपका सीमित हो जाती है, और राज्य के निर्णयों पर बहुमत का नियंत्रण जो होता है ना वो कम हो जाता है। और क्या होता है इसमें कि इसमें नागरिक की राजनीतिक भागीदारी भी कम होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी और मीडिया की स्वतंत्रता भी सीमित करता है ये अधिनायकवाद मतलब, ठीक है, ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है। और डिजिटल आपका अधिनायकवाद क्या होता है, उसका भी थोड़ा-सा हम लोग जान जाते हैं। डिजिटल अधिनायकवाद वह शासन प्रणाली जिसमें आपका राज्य
तकनीकी उपकरणों और डाटा का उपयोग करके क्या करते हैं, नागरिक की गतिविधियों जैसे अभिव्यक्ति हो गया और व्यवहार पर नियंत्रण करता है। यह पारंपरिक अधिनायकवाद का डिजिटल संस्करण होता है। ओके, क्या होता है ना कि आपका सहारा जो है आपका जैसे डाटा वगैरह जो आपका क्या है सरकार द्वारा आपका देखा जाएगा, वही है मेनली रूप से। आप ऐसे समझिए सरल भाषा में कि आपकी डाटा जो है, आपका प्राइवेसी है, वो सरकार अपने तरीका से अब क्या है कि मतलब इसमें देख सकता है आपका डाटा। तो यही है, मेन है डिजिटल अधिनायकवाद। ओके। अब हम लोग थोड़ा-सा पढ़ते हैं कि नेट ग्रिड क्या है? नेट ग्रिड जो यहाँ पे डाटा आपका डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज़्म पढ़ लिए हम लोग डिजिटल अधिनायकवाद। अब यहाँ पे नेट ग्रिड का बात क्या है? तो नेट ग्रिड क्या है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। भारत सरकार का एक खुफिया डेटा एकीकरण मंच है, ठीक है? प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? जिसे क्या है आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद रोधी प्रयासों के लिए बनाया गया था। जब 2008 में जब ताज पे अटैक हुआ था, मुंबई हमला, तो उसी के बाद ये नेट ग्रिड का स्थापना हुआ था। नेट ग्रिड का उद्देश्य क्या है कि अलग-अलग सरकारी डाटाबेस में बिखरी जानकारी जो होता है ना, मतलब हेल्थ सेक्टर में अलग हो गया, ये आपका इकोनॉमी में अलग हो गया, तो ये सब क्या होता है, एक जगह होता है, एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लाना इसका नेट ग्रिड कहलाता है, ठीक है? उद्देश्य होता है, संदिग्ध गतिविधियों का तेज़ विश्लेषण और खुफिया समन्वय करता है। 26/11 जैसे मुंबई आतंकी हमले के बाद सामने आई इंटेलिजेंस विफलताओं को दूर करने के लिए ही नेट ग्रिड का स्थापना किया गया था। इसकी स्थापना 2009 में घोषणा हुआ 26/11 के बाद, और 2012 में इसको कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी के तहत इसको मंजूरी मिला। कानूनी आधार इसमें नहीं है, अलग संसद कानून नहीं बनाया है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से चलता है, ये भी आप याद रखिएगा। और इसका जो मंत्रालय है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, यानी गृह मंत्रालय है। और इसमें 11 केंद्रीय एजेंसी है, और अब राज्य पुलिस को भी जोड़ दिया गया है। और 21 प्रकार के डेटाबेस ये रखते हैं, जैसे यात्रा हो गया, वित्त हो गया, टेलीकॉम हो गया, पहचान हो गया, संपत्ति आदि का ये डाटा रखते हैं। तो इसमें आपका 2, 4, 5 हम मैंने आपके लिए ये भी लगा दिया किस प्रकार का डाटा रखते हैं जो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये आपका डिजिटल अधिनायकवाद है क्यों? मतलब डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज़्म क्यों? क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इसमें आ रहा है नेट ग्रिड में? तो वैधानिक ये जो स्टैच्यूटरी वैक्यूम है, ठीक है? वैधानिक शून्यता दिखाई दे रहा है। नेट ग्रिड में संसद द्वारा पारित कानून से नहीं चलता है, स्वतंत्रता निगरानी का अभाव है। अनुच्छेद 21 जो है हमारा, आर्टिकल 21, जो पुट्टू स्वामी केस जो आया था 2017 के निजता के सिद्धांत से ये क्या करता है, टकराव करता है। जैसे इसमें क्या है, वैधता, आवश्यकता, आनुपातिकता, ये सब नेट ग्रिड इन तीनों कसौटियों पर क्या होता है आपका कमज़ोर होता है, ठीक है? कमज़ोर दिखता है। तो इसलिए क्या है इसमें कारण ये बन रहा है, ठीक है? अब क्या है आपका, जैसे क्या है ना कि आपका जब डाटा आपका रखेगा तो अभिव्यक्ति जो है आपका निजता का हनन हो रहा है। तो यही कह रहा है कि आपका वैधानिक शून्यता है यहाँ पे, कोई कानून इस पे नहीं है। एनपीआर के साथ एकीकरण है, ठीक है? निर्णायक मोड है। जैसे एनपीआर क्या है आपका 1.19 अरब निवासियों का डाटाबेस ये रखता है, ठीक है? जिसमें क्या परिवार, वंश, पहचान की नेटवर्क संरचना होती है। परिणामता क्या आ गया कि घटना आधारित खुफिया तंत्र है, ठीक है? जनसंख्या आधारित निगरानी होता है। ओके, तो ये परिणाम मिलता है। अब एक और है एल्गोरिदम जो शासन है, एल्गोरिदम गवर्नेंस, जैसे गंदीबा एनालिटिक इंजन होता है, फिर एंटिटी रिज़ोल्यूशन होता है, फिर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन होता है आपका, केवाईसी जब करवाते हैं टेलीकॉम, प्लस ये डीएल डेटा में ये आपका किया जाता है, जिससे क्या होता है आपका सारा डाटा मतलब लिया जाता है। अब ये क्या है कि राज्य अब क्या करता है, खोज नहीं करता है इसका, इरादे सिर्फ़ ये क्या है, अनुमान लगा लिया। खतरा क्या हो गया, एल्गोरिदम पूर्वाग्रह से बायस होता है। अल्पसंख्यक एवं हाशिए पर खड़े वर्गों का पर असमान इसका प्रभाव पड़ता है। और इसमें क्या है कि थोड़ा-सा जानते हैं कि एल्गोरिदम बायस कैसे होता है। डेटा में मौजूद जो होता है ना, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, इनका बायस इस आधार पे होता है। एल्गोरिदम उन्हें वैधता देता है ना, जो अमीर व्यक्ति हो। ये फ़ॉल्स पॉज़िटिव मतलब असुविधा, मतलब गरीब व्यक्ति, अल्पसंख्यक उत्पीड़न इनको मानते हैं, ठीक है? और आपका टायरनी ऑफ स्केल पे होता है क्या इसका 45,000 क्यूरीज मतलब प्रति माह, ठीक है? लॉगिंग मात्रा औपचारिक प्रक्रिया है, बिना स्वतंत्रता ऑडिट के दुरुपयोग का संभावना भी यहाँ पे बनता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और एक चीज़ और होता है, सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता का भी यहाँ पे कारण बन रहा है। इंटेलिजेंस फेल्योर है इक्वल टू डाटा फेल्योर नहीं है।
ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि इंटेलिजेंस फेल्यूर इज इक्वल टू डाटा फेल्यूर नहीं। ओके, 26/11 में असली कारण था क्या, आपका संस्थागत इंस्टीट्यूशनल जो है कैपेसिटी नहीं थी, ठीक है, अक्षमता था, प्रशिक्षण की कमी थी, जवाबदेही का अभाव था, ठीक है। क्या है कि तकनीकी को इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म का विकल्प बना दिया गया था सिर्फ, कि नहीं तकनीक का हमारे पास कमी है, इसलिए ये क्या है कि संस्थागत जो क्षमताएं हैं उसका भी अक्षमता है, वो भी इसका नजरअंदाज किया गया, प्रशिक्षण क्या हो रहा है उसमें भी नजरअंदाज किया गया, जवाबदेही का अभाव भी दिखा। लोकतांत्रिक संस्थाओं का चुप्पी बना हुआ है, जैसे नेपाल का क्या बोलता है, नेपाल का सीधे ही इसको क्या बोल देता है कि निजता सिद्धांत घोषित कर देता है, पर निगरानी परियोजना पर ये क्या है, नेपाल का भी मौन हो जाता है। और संसद इस पर क्या कह रहा है, संसद क्या कह रहा है कि संसद कोई प्रभावी बहस या नियंत्रण नहीं करता है, ठीक है। सार्वजनिक विमर्श से सुरक्षा पर सवाल होता है, देश विरोधी नैरेटिव चलाए जाते हैं, बस यही इसका काम हो रहा है। ओके, तो हम लोग इसका समाधान क्या देंगे, तो समाधान हम लोग दे सकते हैं कि डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म का समाधान क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं कि पहला कि वैधानिक एवं नियामक ढांचा, इसका लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा, डिजिटल निगरानी होगा, और डेटा संग्रह के लिए स्पष्ट संसद कानून बनाएगा, डेटा संरक्षण होगा, निगरानी का सीमा कहाँ तक होना चाहिए, नागरिक अधिकार का संरक्षण भी इससे होगा। उदाहरण पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है पूर्ण रूप से लागू करने की आवश्यकता है। सेकंड हमारा क्या है कि स्वतंत्र निगरानी तंत्र, इंडिपेंडेंट ओवरसाइट होना चाहिए, सर्विलांस प्रोग्राम पर आपका पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे और जुडिशियल ओवरसाइट करे, ठीक है। निगरानी के हर स्तर पर मतलब जवाबदेही मतलब आपका सुनिश्चित करने की ज़रूरत है, और हर बड़े डेटा प्रोजेक्ट के लिए ऑटोनोमस ऑडिट होना चाहिए, स्वतः मतलब आपका ऑडिट होना चाहिए, स्वायत्तता मतलब स्वायत्त ऑडिट होना चाहिए। ओके, थर्ड हमारा क्या है कि डेटा न्यूनतमकरण और उद्देश्य सीमित करना चाहिए, मतलब डेटा मिनिमाइजेशन और पर्पस लिमिटेशन की जरूरत है, केवल आवश्यक डेटा ही संग्रहित करना चाहिए, डेटा का उपयोग केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए हो और सिटीजन के लिए रिड्रेस जो मैकेनिज्म है ये उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। एल्गोरिदम जो पारदर्शिता है और निष्पक्षता, मतलब एल्गोरिदम जो ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस होना चाहिए, क्या होगा कि एआई और एल्गोरिदम निर्णयों पर बायस ऑडिट ना होके नहीं हो नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन और गलत निष्कर्ष की रोकथाम की जरूरत है, सार्वजनिक डाटा और एल्गोरिदम को ओपन रिपोर्टिंग करने की आवश्यकता है। ओके, पांचवा क्या है कि सुरक्षा और स्वतंत्रता का संतुलन बनाने की आवश्यकता है, सिक्योरिटी और लिबर्टी जो है बैलेंस होना चाहिए, आतंकवाद और अपराध के खिलाफ सुरक्षा जरूरी है, परंतु नागरिक की स्वतंत्रता का हनन नहीं होना चाहिए, ये बोला जा रहा है, ठीक है। आवश्यकता होना चाहिए, प्रोफेशनलिटी होना चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी का पालन करने की आवश्यकता है। आपका छठा क्या कह रहा है कि जन जागरूकता और नागरिक सहभागिता भी जरूरी है, पब्लिक अवेयरनेस एंड सिविक पार्टिसिपेशन की भी जरूरत है। नागरिकों को उनके अधिकार और डिजिटल निगरानी का प्रभाव की जानकारी आपको करवाने की आवश्यकता है, और सिविक एजुकेशन और मीडिया लिटरेसी भी जरूरी है। ओके, आपका संस्थागत सुधार भी होना चाहिए, पुलिस और खुफिया एजेंसी का ट्रेनिंग आपका प्रोफेशनलिज्म आपका होनी चाहिए, इंटेलिजेंस फेल्यूर नहीं इज इक्वल टू गवर्नेंस फेल्यूर, टेक्नोलॉजी का समाधान नहीं। मतलब ये क्या कह रहा है कि इंटेलिजेंस फेल्यूर मतलब आप समझिए कि गवर्नेंस फेल्यूर है ना, और इसका समाधान टेक्नोलॉजी समाधान नहीं होना चाहिए। जो आप दिए हैं संस्थागत सुधार होना चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए, ये सब पर आपका कानून बनना चाहिए, तो ये सब करने की जरूरत थी, ठीक है। तो ये आप समाधान में लिख सकते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जो नेट ग्रिड है का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये आपका क्या था कि क्या था यहाँ पे कि केवल राज्य सरकारों की निगरानी करना, नेशनल ग्रिड और डिजिटल निगरानी प्रणालियां भारत में सुरक्षा और लोकतंत्र के बीच संतुलन की चुनौती पेश करती है। तो ये हमारा क्या था आपका, विभिन्न केंद्रीय एजेंसी के डाटाबेस को एकत्रित करने की, मतलब ये आपका खुफिया ये था, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्या, ये आपका ये जो है ना आपका यहाँ से था, ठीक है, केवल राज्य सरकारों की निगरानी, ये हमारा आपका लिए मैं क्वेश्चन लगाया था 1 मिनट आपका मेंस का। ये नेट ग्रिड और डिजिटल निगरानी प्रणाली भारत में सुरक्षा और लोकतंत्र के बीच संतुलन की चुनौती पेश करती है, आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कीजिए और समाधान सुझाइए। तो आप ये
250 शब्द में आप लिख सकते हैं। आपके पास बहुत सारे मतलब आपके पास कंटेंट पड़े हुए हैं, तो आप लिख सकते हैं इससे, ठीक है? आप अच्छे से पढ़िएगा तो इससे लिख। अगला हमारा जो मुद्दा है कि फॉरेन डिमांड फॉर क्यूब शुगर, ठीक है? ये आपका घटना क्या है कि भारत का स्टेट जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन है ना, के पास विदेशों से क्या है ना, क्यूब शुगर के निर्यात के लिए लगातार मतलब मांग बढ़ रहा है, ठीक है? क्यूब शुगर जो होता है, क्या होता है कि एक प्रकार की क्यूबिक क्यूबिक घन होता है, ठीक है? क्यूबिक घन होता है, ओके? मतलब इस प्रकार का होता है, आप देखे होंगे, आप अगर यूज किए होंगे तो ये इस प्रकार का मतलब टुकड़ा टाइप में होता है, ये क्यूबिक घन होता है, ठीक है? इस प्रकार का चीनी होगा, लेकिन छोटा छोटा होता है, ये मैं बहुत ज्यादा बड़ा बना दिया, ठीक है? क्यूबिक घन आकार का की शक्कर होता है, जिसे आमतौर पर टी कॉफी में ये जो है ना आपका आपका कप में ऐसे आ जाएगा, ठीक है? तो इसी को क्यूब शुगर बोला हुआ है। ये कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टल शुगर से निर्मित होता है, लेकिन इसे कंप्रेस और मोल्ड करके क्यूब क्यूब आकार बनाया जाता है। इसकी विशेषताएं क्या होता है क्यूब क्यूब शुगर का, तो आकार में छोटे छोटे घन का क्यूब होता है, ठीक है? छोटे छोटे घन होते हैं। उपयोग चाय कॉफी में आपका घोलने के लिए सुविधाजनक होता है। होटल रेस्टोरेंट में, घरेलू स्थल में लोकप्रिय भी माना जाता है। मुख्य रूप से प्रकार क्या होता है, व्हाइट शुगर से बनती है, और क्यूब शुगर की प्योरिटी और क्वालिटी आम व्हाइट शुगर से ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी विदेशों में मांग ज्यादा होती है। उत्पादन और भारत में स्थिति क्या है इसका, तो उत्पादन सीमित है भारत में। भारत में केवल 2 मिल्स में ही क्यूब शुगर का उत्पादन होता है। एक प्राइवेट सेक्टर का जो है आपका दौरुला यूपी में होता है, और आपका कोऑपरेटिव सेक्टर महाराष्ट्र में एक होता है, ठीक है? ये 2 जगह ही मिल बना हुआ है। मात्र लगभग 175 टन प्रति माह, जो पूरी तरह से देश में ही उपयोग हो जाता है। विशेषता क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में हाई प्राइस कमोडिटी है, लगभग आपका $500 प्रति टन इसकी कीमत है, ओके? चीनी अब चीनी के बाद शुगर के बारे में, चीनी एक मीठा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट है, ओके? तो ये क्या है आपका कार्बोहाइड्रेट आपका जो मुख्य रूप से क्या है, गन्ना और चुकंदर से प्राप्त होती है। भारत में उत्पादन क्या होता है आपका शुगर का, तो मुख्य स्रोत जो होता है गन्ना से होता है, आपका शुगर केन से। भारत में प्रमुख फसल है शुगर बीट से भी प्राप्त होता है, लेकिन कुछ सीमित हिस्सों से में ये होता है आपका शुगर बीट। मुख्य राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, गुजरात हो गया। ये आप जानिएगा कि कौन सा उत्पादन करने वाले आपका राज्य हैं, तो ये आप याद करिएगा कि कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो यूपी में होता है, महाराष्ट्र में होता है, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और हरियाणा में। तो ये आप याद रखिएगा। निर्यात में इसकी भूमिका क्या है, तो आपका देखते हैं कि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है? और एक्सपोर्ट की मुख्य कैटेगरी जो होता है, व्हाइट शुगर होता है, क्यूब शुगर होता है और रॉ शुगर होता है, तो ये आप याद रखिएगा। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग क्या होता है इसका, तो पिछले वर्ष 2025 में लगभग आपका 6.24 लाख टन शुगर का निर्यात किया गया था, जो कुल क्या है 314 करोड़ रुपया अर्जित किया गया था। और 2026 में एक्सपोर्ट क्वांटिटी को दुगना करने का प्रयास हमारा लक्ष्य है। पॉलिसी एजेंसी आपका मतलब स्टेट कोऑर्डिनेशन सॉरी स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो है गवर्नमेंट का आपका कैंसलिंग कैनलाइजिंग एजेंसी है, ओके? तो ये मैं थोड़ा सा आपके बारे में आपके मतलब क्या क्या मतलब है स्थिति, वो आप जाने कि उत्पादन और निर्यात में क्या चुनौती अभी भी आ रहा है। तो लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारे पास। क्यू शुगर में 2 ही मिल्स है, एक आप जान रहे हैं यूपी में है, एक दौलुरा, ठीक है? दौलुरा दौलुरा आपका, और महाराष्ट्र में एक है आपका कोऑपरेटिव। तो इंटरनेशनल प्राइस क्या है इसका व्हाइट शुगर का, आपका डॉलर 325 पर टन है, और क्यूब शुगर का ज़्यादा है, मतलब $500 पर टन है, ओके? डोमेस्टिक कंजप्शन भर से आपका एक्सपोर्ट क्या है, अधिकांश प्रोडक्शन तो देश में ही उपयोग हो जाता है, एक्सपोर्ट के लिए कैपेसिटी बनाने की आवश्यकता है, ओके? और एक चीज़ और है, आपको स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या होता है, ये है स्थापना जो हुआ था 1956 में, भारत सरकार द्वारा स्थापना किया गया था इसका। उसका उद्देश्य क्या था कि भारत की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट गतिविधियों को नियमन करता है, ठीक है? विशेष रूप से कैनालाइजिंग जो एजेंसी के रूप में काम करना, यानी सरकार के नियंत्रण में कमोडिटीज का व्यापार करने का ये इसका काम होता है। स्पेशल फोकस होता है कौन से कमोडिटीज पे होता है, शुगर पे होता है, व्हाइट पे होता है, ओ सॉरी व्हीट पे होता है, गेहूं पे होता है, एडिबल ऑयल्स पे होता है, मिनरल्स पे होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे होता है, ठीक है? तो ये इसका क्या होता है आपका
फ़ोकस इस पर रहता है, ठीक है? तो आज बस इतना ही। और आपको कैसा लगा हमारा क्लास, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जाके अपने फीडबैक दे सकते हैं। और प्लीज़ यार, हमारा जो 1K का सब्सक्राइबर का एक मुहिम है, तो प्लीज़ आप उसे पूरा करिए जल्दी ही। मैं आप लोग को जितने जल्दी मेरा सब्सक्राइबर पूरा होगा, मैं उतने जल्दी आप लोग के लिए हमारे फैमिली की तरफ से मतलब आपका वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी फैमिली की तरफ से आपसे आपके लिए बहुत बड़ा कुछ लॉन्च होने वाला है। तो और मैं जल्दी इसे कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी लॉन्च करवाया जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करवाऊँगा, ठीक है? लेकिन आप लोग का 1K सब्सक्राइबर माँग है हमारे फैमिली की तरफ से, तो प्लीज़ आप इसे पूरा कर दें। और हम आपके एग्ज़ामों में योगदान करेंगे। अपनी ओर से मेहनत मैं खुद खूब लगाऊँगा, और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से मतलब सफल आप बनोगे। और बस इतना ही। और रात में कल एनसीईआरटी नहीं हो पाया था, कुछ तकनीकी कारण हो जाता है, तो इस कारण से नहीं हो पाया था। आपका पॉलिटी का एमसीक्यू चल रहा है, तो प्लीज़ आप उसे भी 5 से 6 बजे के बीच में आपका अपलोड होता है। और आज थोड़ा-सा द हिंदू लेट हो गया है, तो इसके लिए खेद है हमें। और हाँ, पीवाईक्यू भी आपका जेपीएससी का भी चल रहा है आपका। और जेटेट का भी लगता है कि कल मैम ने करवाया था, तो ठीक है, आप उसे भी देखिए। और बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।